डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बेंगलोर विश्वविद्यालय में बाबा साहब की प्रतिमा के अनावरण समारोह में उपस्थित महात्मा गांधी हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के वाइस चांसलर प्रोफेसर R.S. कुरेल जी, बेंगलोर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सुब्रमण्या जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर विश्वनाथ जी, बेंगलोर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर किशोर कुमार CK जी, सिंडिकेट एवं अकादमिक परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त छात्रगण और परिवारजन, सम्माननीय अतिथिगण, विश्वविद्यालय से संबंधित अन्य सभी महानुभाव, नमस्कार। तमेलरिगू हार्दिक अभिनंदनेಗಳು। मेरे पूर्व वक्ता आदरणीय कुरेल साहब ने विस्तार से जानकारी दी। अंबेडकर जी का सारा जीवन परिचय और उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए उनका उल्लेख अपनी बातों में किया। प्रोफेसर है, 40 मिनट का पीरियड होता है और बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे विस्तार से उन्होंने बताया है। मैं उनको बधाई देता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब भारत रत्न हैं, संविधान निर्माता है, महान शिक्षाविद है, कानूनविद है और समाज सुधारक होकर के समता और समरसता में विश्वास करते हैं और केवल विश्वास ही नहीं करते, इस दिशा में उन्होंने सक्रिय प्रयास भी किए हैं। हम उनका स्लोगन भी जानते हैं। बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हकों के लिए संघर्ष करो। वे सामाजिक समता और समरसता के पक्षधर थे और केवल पक्षधर थे इतना ही नहीं, तो इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। मैं कुरेल साहब ने जो बताया उसके विपरीत दूसरे पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उन्होंने उनका सारा जीवन परिचय और जो उन्होंने किया और करने की कोशिश की उसके बारे में बता दिया। बाबा साहब ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा उपाधियां प्राप्त की। वैसे छोटी मोटी तो 24 उपाधियां हैं। जरा विचार करने का विषय है। लंदन में पढ़े, अमेरिका में पढ़े और इतना पढ़ने के बाद उन्होंने अपने परिवार के ऐशो आराम की सोची क्यों नहीं? वो चाहते तो अमेरिका में तो हिंदुस्तान में जैसी विषमताएं थी वैसी नहीं थी और इतना पढ़ने के बाद वो चाहते तो वहां क्लास 1 ऑफिसर बन सकते थे, पर नहीं बने। वहां से फिर लंदन भी आ गए। लंदन में भी चाहते तो क्लास 1 ऑफिसर बन सकते थे, अपना और अपने परिवार का ऐशो आराम का जीवन जी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा
कि हिंदुस्तान अति प्राचीन देश है, यहाँ की संस्कृति महान है, पर कुछ विषमताएं हैं, उन विषमताओं को दूर करने की आवश्यकता है। और अमेरिका और लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत में आए। उस समय भारत में भी इतनी पढ़ाई करने के बाद नौकरी तलाशने की शायद ही जरूरत पड़ती, आसानी से मिल जाती। कुल साहब ठीक है, परंतु यहाँ आकर के भी उन्होंने नौकरी करना पसंद नहीं किया, अपना और अपने परिवार का ऐशो आराम का जीवन जीना स्वीकार नहीं किया, और जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक विषमताएं थी, उन सब विषमताओं को दूर करने का संकल्प लेकर भिन्न भिन्न तरीकों से संघर्ष प्रारंभ किया। एक नहीं अनेक आंदोलन किए, और आंदोलन की एक विशेषता है, जिस प्रकार से महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुए देश की आजादी के लिए, पर कई तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी की घटनाएं नहीं घटी। ठीक वैसे ही अंबेडकर जी द्वारा किए गए आंदोलन में भी हिंसा का कहीं भी पुट देखने को नहीं मिला। आगे चल करके जो संकल्प लिया था उन्होंने, शोषित, पीड़ित और कमजोर वर्गों के हित संरक्षण का, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो तो पिछड़े वर्ग के हितैषी थे। बहुत सारे लोग जो अंबेडकर जी को ठीक से समझ चुके हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, वो सबके थे, वो सर्वव्यापी थे, सर्वहितैषी थे, और सब में समता और समरसता लाना चाहते थे। समता और समरसता में भी वो फर्क महसूस करते थे। समता तो एक ही ग्रेड की नौकरी मिल जाए, मान लो 1000 लोगों को, तो समता तो आ गई, आर्थिक क्षमता आ गई। परंतु समरसता, भिन्न भिन्न जाति समुदाय के लोग हैं, वो 1000 लोग, वेतन भत्ते आदि तो एक समान है, एक दृष्टिकोण से तो वो समान हो गए, समता हो गई। और भिन्न भिन्न वर्ग समुदाय के होने के कारण उनमें ऊंच नीच की सोच जो परिलक्षित होती थी, इस कारण से समरसता नहीं आती थी। समरसता कब आएगी? जब दूध में शक्कर मिला दो और फीका दूध पीने की बजाय मीठा दूध पियो, तो समरसता आती है। तो समता और समरसता दोनों लाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया, और आज भी उसकी महती आवश्यकता है। अंबेडकर जी ने जो मार्ग दिखाया और जो उनकी सोच थी, उस सोच का उल्लेख भारत के संविधान में है। भारत का संविधान दुनिया के कई देशों की तुलना में श्रेष्ठ है, आज भी प्रासंगिक है। आज की परिस्थितियों को ठीक करने की दृष्टि से उसका लागू किया जाना अति आवश्यक है। मैं किस्मत वाला हूं, मैं मध्य प्रदेश में पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में
पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का और 20 सूत्री कार्यक्रम का राज्य मंत्री के रूप में दायित्व देखता था। किसी ने सोचा भी नहीं था। आजादी के बाद 40, 42, 43 साल होने आ रहे थे। उन्होंने कहा कि थावरचंद, महू अंबेडकर जी का जन्म स्थल है, वहां स्मारक बनवाइए और ये काम तुमको करना है। तो मैंने कहा ठीक है, करेंगे। शरद पवार जी रक्षा मंत्री थे और जैसा कुरिल साहब ने बताया कि भीमराव जी अंबेडकर साहब के पिताजी सेना में थे और सेना के एक क्वार्टर में रहते थे। वो जगह छोटी थी। पटवा जी ने शरद पवार जी से बात की, पत्र लिखा और मुझे भेजा दिल्ली, वो जमीन अलॉट कराने का। तो उन्होंने उस मकान के आसपास की थोड़ी बहुत जगह दी और फिर स्मारक बनाने का काम शुरू हुआ। वहां 2 समितियां थी। एक के अध्यक्ष शील भंते जी थे, बुद्धिस्ट, और एक समिति के अध्यक्ष थे अर्जुन धारो, जो विधायक रहे थे। दोनों से जाकर बात की, दोनों समिति वालों से, तो बोले हाँ बहुत अच्छा है, बनाना चाहिए, पर बनाने का काम हम करेंगे, पैसा हमको दे। समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, दोनों समितियां नहीं माने। मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया जाकर के कि साहब ये स्थिति है। तो पटवा जी तो बहुत होशियार थे, उन्होंने कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी और उन दोनों को उनका सदस्य बना दिया और प्रारंभ में 10 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए और 14 अप्रैल 1991 में देश के सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के हाथों से उसका भूमि पूजन हुआ। बाद में सरकार गए, 10 साल दूसरे लोग रहे, कुछ काम नहीं हुआ। बाद में फिर उमा भारती और बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी आए। उन्होंने लगभग 14 करोड़ रुपए खर्च करके वो भव्य स्मारक बनाया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इंदौर जाएं या उज्जैन जाएं महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो इंदौर से पास में ही महू है, वहां वो स्मारक है, भव्य स्मारक है। 14 अप्रैल जयंती पर देश भर के लोग आते हैं और बड़ी संख्या में सारी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार करती है। कुरिल साहब को इस बात की भी जानकारी है कि उस महू का सरकारी रिकॉर्ड में और रेलवे के रिकॉर्ड में अंबेडकर नगर नाम रख दिया गया। ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अंबेडकर जी के त्याग, तपस्या और उनकी योग्यता को सम्मान जितना मिलना चाहिए वो किसने दिया, इसका उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला उदाहरण, बाद में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व दिया। ये सोच सामने आई कि अंबेडकर जी को समझने की आवश्यकता है। अंबेडकर जी किसी वर्ग विशेष के नहीं हैं। देश हित के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहे, समाज हित के लिए और जनहित के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का प्रयास उन्होंने निरंतर किया। तो ये सोचना
कि ये इनके हैं, ये इनके हैं, ये ठीक नहीं है। वो देश के हैं, देश को सर्वोपरि मानते हैं और जनहित सबको समान रूप से मिले, इस प्रकार की कोशिश करने का काम करने का निर्णय लिया। और जिस अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की बात कर रहे हैं, वो इसी उद्देश्य से बनाया। 225 करोड़ की लागत से वो बना है। आप दिल्ली जाएं तो ली मेरिडियन होटल है, उसके बगल में 15 जनपद है। पहले अंबेडकर फाउंडेशन का छोटा सा कार्यालय था, उसको भव्य स्मारक बनाया और बहुत बड़ी लाइब्रेरी की व्यवस्था हुई और देश विदेश के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में और महापुरुषों की सोच के बारे में और विशेषकर अंबेडकर जी की सोच को सही ढंग से समझकर उसका अनुपालन करे, इस दृष्टिकोण से उसका निर्माण किया है। हजारों बच्चे वहां आते हैं, अध्ययन करते हैं। अंबेडकर जी की 4 साल पहले 125वीं जयंती थी, साल भर तक मनाया। देश के कोने कोने में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए। 100 स्टूडेंट्स को जहां वो पढ़ने गए थे, लंदन में और अमेरिका में, उन विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने के लिए भेजा। वहां के उस समय के जो उनके साथ पढ़े हुए लोग थे, उनसे उनका मिलना जुलना, विचारों का आदान प्रदान हुआ, बहुत प्रभावित हुए और वो 100 बच्चे वहां अध्ययन करके आए। 125 रुपए का, 125वीं जयंती थी, चांदी का सिक्का जारी किया। ये उनके महत्व को समझकर उनको सम्मान देने की दृष्टि से किया। अभी जिन 5 स्थानों का उल्लेख कुरिल साहब ने किया, हमने उनको 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में मान्यता दी है। सरकारी रिकॉर्ड में इन 5 स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में माना है। पहला जन्मभूमि, दूसरा शिक्षा भूमि, तीसरा दीक्षा भूमि और चौथा जो महापरिनिर्वाण दिवस 26 अलीपुर रोड। मैं आग्रह करूंगा कि जब दिल्ली जाए तो 15 जनपद भी देखें, इंटरनेशनल सेंटर, और 26 अलीपुर रोड जरूर देखें। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत सारा परिदृश्य उसमें दिखाया गया है। और जब उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया था, उस समय का परिदृश्य आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हूबहू वैसा ही बनाया है और बड़ा आकर्षक है वो देखने लायक। अंबेडकर जी का एक स्टेचू बनाया, आप देखते देखते उसके सामने जाके खड़े हो जाओ तो वो भाषण देना चालू करते हैं। जो पहले कोई भाषण दिया था उन्होंने, वो भाषण देते हैं और आप जैसे ही हटते हो वो भाषण बंद होता है। इस प्रकार का ये सब हमने किया है। दीक्षा भूमि, जहां उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकार किया था, नागपुर में, उसके स्थापना के समय भी सहयोग किया और बाद में मैंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व निभाते हुए वहां कुछ कामकाज करने की दृष्टि से 9.5 करोड़ रुपए मेरे मंत्रालय से स्वीकृत किए थे। जहां उनकी मृत्यु हुई थी, मैंने बताया कि 26 अलीपुर रोड का 100 करोड़ की लागत से वहां भव्य स्मारक बना है। और विशेष बात यह है कि भूमि पूजन भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और रिकॉर्ड टाइम में
जिसकी टाइम लिमिट जितनी थी उससे पहले पूरा किया। निश्चित रूप से वो देखने लायक है। लंदन में जो शिक्षा प्राप्त की थी और जिस किराए के कमरे में वो रहते थे वो निजी संपत्ति थी, उसको सरकार ने लिया और उसको भी राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया। अंतिम संस्कार उनका मुंबई में हुआ था। चैत्य भूमि में जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, छोटा सा परिसर था। फडणवीस जी के नेतृत्व में जब वहां सरकार थी तो पड़ोस में इंदू मिल की जमीन, कई सालों से इंदू मिल बंद था, उस जमीन को सरकार ने अधिग्रहित किया और लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से वहां भव्य स्मारक बनाए जाने का काम चल रहा है। इस प्रकार से निश्चित रूप से जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। कुरियन साहब ने बहुत सारी बातें बताई, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। उनसे अलग हट करके कुछ बिंदु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आज जो देश का परिदृश्य है, उस परिदृश्य को जो आवश्यक हमको लगता है उनको समाधान करने की दृष्टि से भारत के संविधान में प्रावधान है और उन प्रावधानों का लाभ लेकर के हमको उस दिशा में अग्रसर होकर के पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से अंबेडकर जी देश हित में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले नेता रहे हैं, अग्रणी रहे हैं। हमको भी देश को सर्वोपरि मानकर देश हित में प्रयास करना चाहिए, समाज हित में भी करना चाहिए। और आज भी जो छोटी मोटी विषमता भरी घटनाएं देखने को सुनने को मिलती है वो नहीं हो, इस प्रकार का प्रयास हमको करने की आवश्यकता है। अंबेडकर जी से हमको इसी प्रकार की सीख लेने की आवश्यकता है और विषमताओं को दूर करके देश की एकता को, अखंडता को और मजबूत करने की दिशा में आगे का कदम बढ़ाने की जरूरत है। मैं इस विश्वविद्यालय को, जिसने अंबेडकर जी की मूर्ति की स्थापना की और हमको बुला करके उसका अनावरण करवाया, बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आपसे अपील करता हूँ कि मूर्तियों का अपना एक महत्व है। जिसकी मूर्ति हम देख रहे हैं उनके सत्कर्मों को देखें और उसको अंगीकार करें, अंगीकार करके उस पर अमल करने का प्रयास करें। मैंने अनुभव किया है कि अगर इस प्रकार का कृत्य हम करें तो निश्चित रूप से सुधार होता है। मैं एक बात और आग्रह करना चाहूँगा वाइस चांसलर जी से, रजिस्ट्रार साहब से, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालयों में अंबेडकर चेयर की स्थापना की जाती है। मेरे समय में मैंने करीब 2 दर्जन से ज्यादा अंबेडकर चेयर स्थापित किए हैं। इस विश्वविद्यालय को भी भारत सरकार को एक प्रस्ताव अंबेडकर चेयर के लिए बनाना चाहिए, भेजना चाहिए
और भेजने की जानकारी अगर मुझे देंगे तो मैं भी प्रयास करूंगा कि इस विश्वविद्यालय में अंबेडकर चेयर की स्थापना हो। अंबेडकर चेयर का मतलब है कि अंबेडकर जी को सही समझना, बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे जो निष्कर्ष सामने आता है वो सही है कि नहीं है, इसका अध्ययन करने की दृष्टि से अंबेडकर चेयर में उनसे संबंधित साहित्य मिलेगा और एक प्रोफेसर होंगे, वो सही दृष्टिकोण और सही सोच की ओर विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। निश्चित रूप से मैं महसूस करता हूं कि यहाँ से इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा जाएगा। मैं इस मूर्ति स्थापना के लिए विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, छात्रगण और विश्वविद्यालय परिवार के समस्त महानुभावों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि विश्वविद्यालय की जो भी समस्याएं होगी उनको समाधान करने की दिशा में मैं भी सहयोग करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Cultivation of mind is ultimate aim of human existence. This is a famous quotation given by Dr. Ambedkar. I would like to start my speech from this quotation. Honorable Governor of Karnataka and Chancellor of this prestigious Mangalore University, established in 1980. Honorable Vice Chancellor, Mangalore University, Registrar Sir, Dean Directors, academic faculties, including teachers, professors, researchers, managers of the university, and my dear research scholars and students. We all know Dr. Ambedkar was born on 14th April 1891 at Mau, popularly known as military headquarters of war. It was created by Britishers during Second World War. That was a strategic location. His father was an army officer. Generally, people are saying that he is very poor, very downtrodden, and this, that. See, his father was army officer in 1891, 150 years back. Nobody has seen his standard of living that poor as has been presented in the literature. Even after retirement, his father was an accountant of a famous company in Satara. So, there are many things which have been published in the literatures, generally not correct. I would also like to highlight one important thing. When he passed matriculate in 1908, his father organized a function in Bombay. Remember how many fathers organizing that kind of functions, that too in Bombay. His father organized a function he considered to be the first Dalit matriculate of India. In that function, Arjun Ji, Krishna Ji Arjun Keluskar, he presented a book, Buddha Charit, a biography of Lord Buddha. He was a Brahmin, Keluskar. Of course, the book was written by him only. He presented that book, and that book became a milestone
of Baba Sahib Ambedkar to become a Buddhist. That led in 14th October 1956, he has adopted the Buddhist ideology, thoughts and philosophy along with more than 5 lakh people at that time in 14th October 1956. If we compare the population at that time, we were 50 crores. Had it been today, it would have been in crores. I would also like to mention that though we all are followers of Dr. Ambedkar, however, he has written number of material books he could not publish during his time. Of course, he has published some of the books which he might be thinking at that time need to be presented immediately. So he has written and published some books. But one among his followers, sitting before us, Dr. Thawarchand Gehlot, I have not seen his, people have not written he as doctor. He is a Dalit, awarded by Dr. B.R. Ambedkar University in 2016 in a very, very grand show. So I would like to request upon the academicians, since he has been honored with the doctor, always mention the doctor. It's an honor for all of us also. He managed to publish the speeches and writings of Baba Sahib as a cabinet minister around 7 years, from 2014 to July 2021, and up till now 40 volumes of Baba Sahib have been published. See the personality, the things he was not able to publish at that time, he was writing, handwriting, and keeping in different boxes. I don't remember how many boxes he was found at 26 Alipur Road. So he written number of things, and up till now 40 volumes have been published and in different languages. These books you can download in your even mobile, it's available. I would like to share among various thinkers, followers, that's our Dr. Thawarchand Gehlot, Honorable Governor of Karnataka, has done in the honor of Baba Sahib. He has established one Dr. Ambedkar International Center in a very record time, as envisioned by Honorable Prime Minister of India. It was Bhumi Pujan was made by Honorable Prime Minister of India, and it was inaugurated within a period, within a limited period, as was given by Honorable Prime Minister. Probably 2 years was given, and he completed in 1.5 years, if I am correct, before time period. So it was a very excellent, marvelous job, and that center is an excellent center adjoining to Parliament of India. It's a very, very significant place there. And another center, Dr. Ambedkar National Memorial, was constructed under his leadership within a record period, where Dr. Ambedkar at 26 Alipur Road, New Delhi, where Dr. Ambedkar took last breath on 6th December 1956. That was the unfortunate date when Dr. Ambedkar. So he has done many things. Not only that, during his period as a cabinet minister, Ministry of Social Justice and Empowerment, he established Janmabhoomi
At Mahu, Dr. Ambedkar was, the memorial is there, has taken the education at 10 Henry Road, London. That memorial was developed, that has been called Shiksha Bhumi. Third one is where Dr. Ambedkar has made significant contribution for the nation building, that has been called Karma Bhumi, developed as a Diksha Bhumi. And then where the place where Dr. Ambedkar died, that 26 Alipur Road, that has been promoted as a national museum called Parinirmar Bhumi. And the place where Dr. Ambedkar was cremated in Mumbai near Hindu Mills, that has been called as a Chaitya Bhumi, the memorial of Baba Sahib Ambedkar at Dadar in Mumbai, the place where he was cremated. So that area, all these 6 were developed as a corridor for the followers of Baba Sahib to visit from one place to another place and see the contribution of Baba Sahib and pay homage to him.